नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। यह करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि करंट अफेयर से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। यदि आप इतिहास या संविधान की बात करते हैं तो जितना प्रश्न इतिहास या संविधान में आता है उतना ही प्रश्न हम करंट अफेयर से भी देखते हैं। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में म्यांमार के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनका नाम है मिन आंग ह्लाइंग। ठीक, देखिए, म्यांमार के सैन्य शासक जनरल मिन आंग ह्लाइंग को 3 अप्रैल 2026 को सैन्य समर्थकों द्वारा बहुमत से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 69 वर्षीय जनरल ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू के प्रशासन के खिलाफ 2021 में तख्ता पलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ह्लाइंग यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी से चुनाव लड़े थे। उन्होंने 2011 से सशस्त्र सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया था और 2021 से देश के वास्तविक शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को इनमें से किसकी मान्यता दी? तो देखिए, हाल ही में यूजीसी ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। देखिए, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव दिया है। अब एनसीईआरटी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कोर्स के लिए डिग्री दे सकती है, जो सरकारी वेबसाइट के उच्च शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त होगी। एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो देखिए, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को होता है। मुख्यालय नई दिल्ली है और वर्तमान में अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है। ठीक है, तो ये अध्यक्ष भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो हाल ही में लोकसभा द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है और इस विधेयक के अनुसार आंध्र प्रदेश की राजधानी में परिवर्तन किया गया है, या लोकसभा द्वारा नहीं बोलेंगे तो आप राज्य के विधानसभा द्वारा भी ये कानून पारित किया गया है, जिसमें अमरावती को आंध्र प्रदेश का राजधानी बनाने का निर्णय ले लिया गया है और ये बन भी गया है। इससे पहले हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त राजधानी हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन हैदराबाद अब तेलंगाना का राजधानी है और अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। लोकसभा में आंध्र पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में यह प्रावधान था कि राज्य के विभाजन के बाद अधिकतम 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी होगा। कानून के अनुसार हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी बन जाएगा। अमरावती शहर को राजधानी बनाने पर विचार सबसे पहले एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने पिछले कार्यकाल 2014 से 19 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया था। तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का राजधानी कौन है, तो याद रखिए अमरावती। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, इनका जो टीम है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स है। सीजन की हम बात करते हैं 2026 का सीजन है, मेजर लीग क्रिकेट 2026। उपलब्धि की बात करते हैं अश्विन के बारे में, तो यह पहले भारतीय क्रिकेटर है जो भारतीय राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने के बाद इस लीग का हिस्सा बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खबरों में रहा मिशन मित्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खबरों में रहा मिशन मित्र की हम बात करते हैं तो इनका संबंध है अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों का परीक्षण करना। ठीक है, प्रशिक्षण देना है यात्री को। देखिए, आपको पता होगा कि आने वाले समय में मिशन गगनयान लॉन्च होने वाला है, 2027 में लॉन्च होने वाला है और इसी के तहत ये मिशन मित्र चलाया गया है नासा के इसरो के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन। मिशन मित्र की शुरुआत भारत के गगनयान मिशन के तहत लद्दाख में की गई है। यह एक उच्च ऊंचाई वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड और एकांत जैसी कठिन परिस्थितियों में संचालित किया जाता है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां निर्मित करना, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को इसके लिए तैयार किया जा सके। मिशन का पूरा नाम देखिए, यदि मित्र की बात करते हैं तो मित्र का पूरा नाम है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिएबिलिटी असेसमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रोंगाली बिहू मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो रोंगाली बिहू की बात करते हैं, एक प्रकार का उत्सव है
यह उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू असमिया नए साल और बसंत के आने का प्रतीक है। यह असम में बड़े सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है और यह 3 बिहू त्योहारों में सबसे जरूरी है। 2026 में लगभग 14 से 16 अप्रैल में यह त्यौहार मनाया जाएगा और त्यौहार एक हफ्ते तक बढ़ भी सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का लक्ष्य क्या है? यदि हम नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का लक्ष्य की हम बात करते हैं तो इसका मिशन है चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले मानव मिशन। जी हाँ, आर्टेमिस 2 की हम बात करते हैं तो देखिए, आप इसमें इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि ये पृथ्वी से ऐसे निकल के इस चंद्रमा का परिक्रमा करेगा और परिक्रमा करके वापस पृथ्वी पर आएगा और इसका लैंडिंग भी हो चुका है। ठीक, कल की तिथि में हम बात करते हैं तो कल की तिथि यानी कि शनिवार को ही ये भारत वापस आ चुका है, मतलब पृथ्वी वापस आ चुका है, पृथ्वी वापस आ चुका है। देखिए, आर्टेमिस की बात करते हैं तो आर्टेमिस 2 मिशन 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कहां से किया गया? तो कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। स्पेस क्राफ्ट की बात करते हैं तो इस मिशन में ओरियन कैप्सूल का उपयोग किया गया है। मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो देखिए, यह आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानव युक्त मिशन है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल है। कौन कौन से? इसका नाम याद रखिएगा, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसेन। और क्रिस्टीना कोच चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। देखिए, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरकर प्रणालियों का परीक्षण करना, ताकि भविष्य में चंद्रमा की सतह पर मानव लैंडिंग का मार्ग प्रशस्त हो सके। देखिए, आने वाले समय में 2027 या 28 में आर्टेमिस 3 लॉन्च होने वाला है। इससे पहले हम बात करते हैं तो अपोलो मिशन लॉन्च हुआ था। 50 वर्ष के बाद इस तरह का हम मिशन देख रहे हैं, जहां नासा के द्वारा चंद्रमा की कक्षा में इंसान को भेजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 2026 में घोषित 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्काला। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के उन 20 चुनिंदा शहरों की घोषणा की है जो कचरा प्रबंधन और जीरो वेस्ट की दिशा में वैश्विक रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में भारत के केरल राज्य का वर्कला शहर को शामिल किया गया है। यह केरल का तटीय शहर है। यह पहल दुनिया भर के उन शहरों को मान्यता देती है जो कचरे को कम करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों चुना गया इन्हें? तो देखिए, यह कचरा प्रबंधन में सबसे बेस्ट शहर के रूप में उभरा है। ठीक, यदि हम बात करते हैं, यह शहर कचरे को कम करने, सर्कुलर इकोनॉमी और समावेशी रिसाइकलिंग मॉडल को लागू करने में अग्रणी रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना से संबंधित है और योजना से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए, वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना कब लागू की गई? तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की हम बात करते हैं तो ये 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था और 1 अप्रैल 2016 से बात करते हैं तो आज वर्तमान में इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक, 1 अप्रैल 2016 को औपचारिक रूप से ये प्रारंभ हुआ है। यह 1996 से चल रही इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठित और आधुनिक रूप है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो यदि हम बात करते हैं सिपाही जाला पंचायत की, तो देखिए, ये सिपाही जाला पंचायत ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा राज्य में स्थित सिपाही जाला जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है भी, नाटो से संबंधित है। 4 अप्रैल 2026 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यहां से समझ में हमें यह आता है कि नाटो की स्थापना कब हुआ, तो 4 अप्रैल को हुआ है। और आज वर्तमान में कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो ये 77वां स्थापना दिवस मना रहा है, इसको याद रखिएगा। देखिए, नाटो एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और 10 यूरोपीय देशों द्वारा हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत की गई थी। नाटो की हम बात करते हैं, देखिए, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होता है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके वर्तमान में कुल सदस्य देश 32 है। नाटो की
अपनी स्थायी सेना नहीं है, सदस्य देश अपनी सेना उपलब्ध कराते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 20,000 से अधिक नाविक युद्ध क्षेत्र में फंस गए हैं। यह संकट मुख्य रूप से किस जल क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है? देखिए, अभी आपको पता होगा कि ईरान इजराइल के मध्य युद्ध हो रहा है, जहां इजराइल का सपोर्ट अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी युद्ध के तहत फारस की खाड़ी, याद रखेंगे, फारस की खाड़ी क्षेत्र में 20,000 से अधिक नाविक फंस चुके हैं, और ऐसा हम देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखिए इस मैप को देखिए, ये है फारस की खाड़ी और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है, और उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यदि इस रास्ते से कोई आता है तो उसे भी उड़ा दिया जाएगा बम से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ गल्फ ये ओमान और ईरान के मध्य स्थित है, और इस पे ईरान का एकाधिकार है। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के हवाले से बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण फारस की खाड़ी में लगभग 20,000 नाविक फंस गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कार्गो शिप के क्रू मेंबर इस तरह के खतरे का सामना किया। यह ऐसे समय में हुआ जब ईरान ने एक महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे जहाजों की आवाजाही बाधित हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी शामिल हुआ है और इनका नाम है INS अरिधमन। देखिए, भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिधमन है, जिसे अप्रैल 2026 की शुरुआत में आधिकारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। विशाखापट्टनम में निर्मित यह पनडुब्बी INS अरिहंत और INS अरिघात के बाद भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। श्रेणी की बात करते हैं तो यह अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है, लगभग 70,000 टन वजनी है और पूर्ववर्ती पनडुब्बियों की तुलना में अधिक भारी और मारक क्षमता वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 के खिताब की बात करते हैं तो इस खिताब को बांग्लादेश ने अपने नाम किया है। वही भारत की बात करते हैं तो भारत उप विजेता है। ठीक है, कहां खेला गया? तो मालदीव में खेला गया, और इसके टॉप स्कोरर है ओमान दोदुम। और बांग्लादेश की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश का यह दूसरा सैफ अंडर-20 खिताब है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की पहली खुले तौर पर क्वेयर सांसद बन गई है? क्वेयर सांसद का मतलब होता है LGBTQ। ठीक है, तो मतलब लेस्बियन गे टाइप की है ये, और ये पहली सांसद है जो चुनी गई है, राज्यसभा में चुनी गई है। मेनका गुरुस्वामी इनका नाम है। देखिए, उन्होंने 2026 में पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे समलैंगिक अधिकारों की प्रमुख समर्थक रही है। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं तो देखिए, ये एक वकील भी रही है। मेनका गुरुस्वामी का नाम है, राज्यसभा से चुनी गई है पश्चिम बंगाल राज्य से। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के तहत राज्य के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी खुले तौर पर क्वेयर व्यक्ति को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, विश्व की पहली ऐसी तीरंदाजी चैंपियनशिप विश्व की पहली ऐसी तीरंदाजी चैंपियन कौन बनी जिसने हाथ पैर की गंभीर अक्षमता के बावजूद वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए, इसका नाम हो जाएगा पायल नाग। पायल नाग की बात करते हैं तो ये उड़ीसा के रहने वाली है और ये एक पैरा तीरंदाजी है। देखिए, उड़ीसा की 18 वर्षीय पायल नाग ने 4 अप्रैल 2026 को बैंकॉक में विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी को 139-136 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। और आपको एक अच्छी बात बता दो कि जब खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहा था तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीतल देवी ने पायल नाग को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त की थी, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया है। देखिए, बलांगीर जिले में दिहाड़ी मजदूर के घर जन्मी पायल नाग को 8 साल की उम्र में बिजली का झटका लगा, जिससे उनके सभी हाथ पैर चले गए। इस घटना के बाद उन्होंने कुछ समय अनाथालय में बिताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हाल ही में तो लाम को नियुक्त किया गया है। देखिए,
वियतनाम की राष्ट्रीय सभा द्वारा तो लाम को राष्ट्रपति चुना गया है। वे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं। राष्ट्रीय सभा ने उन्हें सर्वसम्मति से 495 में से 495 वोट प्राप्त किए। ठीक है, वियतनाम की हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी हनोई है। मुद्रा वियतनामी डोंग है और आधिकारिक भाषा वियतनामी है। अगला क्वेश्चन देखिए, G7 की अध्यक्षता में 2026 में फ्रांस के किस शहर में वन हेल्थ समिट की मेजबानी की थी? तो फ्रांस की यदि हम बात करते हैं वन हेल्थ समिट की, तो देखिए लियोन शहर में किया गया था। आपको मैं बता दूं कि G7 का अध्यक्षता फ्रांस के हाथों में है और 2026 में फ्रांस के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जाएगी। फ्रांस ने 2026 में G7 की अध्यक्षता के तहत वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह शिखर सम्मेलन 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लियोन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मानव, पशु, पादप, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को एकीकृत करते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विज्ञान आधारित समन्वित वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को आगे बढ़ाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कल्पकम में स्थित भारत का पहला स्वदेशी 500 मेगावाट परमाणु रिएक्टर है, जो प्लूटोनियम आधारित ईंधन और तरल सोडियम कूलेंट का उपयोग करता है। यह रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन यानी कि यूरेनियम 233 से प्लूटोनियम 239 पैदा करने में सक्षम है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण को गति देता है। यदि हम बात करते हैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, तो देखिए यह तीव्र न्यूट्रॉन का उपयोग करता है, इसलिए इसे फास्ट ब्रीडर कहा जाता है। यह पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा पैदा करता है और कम ईंधन खपत करता है, जिससे थोरियम के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आप देखिए भारत प्रथम स्थान पर है कुल 16 पदक के साथ। देखिए भारत ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में 16 पदक, जिसमें से 7 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य पदक हैं। पायल नाग ने महिला कंपाउंड इवेंट में शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तोमन कुमार ने पुरुष कंपाउंड श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व इवेंट में 6-0 से जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए। तो ये प्रमुख स्वर्ण पदक विजेता है। वैसे तो स्वर्ण पदक 7 टीम के द्वारा या व्यक्तिगत खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त किया गया है, लेकिन ये प्रमुख है जिन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 अप्रैल 2026 को पीएम मुद्रा योजना को लागू हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 8 अप्रैल 2026 को पीएम मुद्रा योजना की बात करते हैं तो ये 11 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। इस योजना की हम बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ था। यह योजना छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी लोन प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। 11 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 58 करोड़ से अधिक ऋण प्रकरणों में 40 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है। ठीक, तो फिर से रिवाइज करा देता हूं। 8 अप्रैल 2015 को इसका प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य है लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन देना 20 लाख रुपए तक। याद रखेंगे इसको 4 भागों में बांटा गया है, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। तो इस तरह से इसे 4 भागों में बांटा गया है और इस तरह से 50,000 रुपए से हम बात करते हैं तो 20 लाख रुपए तक का, ठीक है, 20 लाख रुपए तक का इसमें लोन का प्रावधान है। देखिए अगला क्वेश्चन, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की दिव्या सिंह साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप, इसकी कुल ऊंचाई की बात करते हैं तो 17,560 फीट है। तो इसमें पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने काठमांडू से अपनी साहसिक यात्रा मात्र 14 दिनों में पूरी की। दिव्या ने यह उपलब्धि बेहद कम संसाधनों और अटूट संकल्प के साथ 10 से 12 घंटे प्रतिदिन साइकिल चलाकर हासिल की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण 2026 अरब सागर में शुरू किया? तो देखिए यदि हम अभ्यास वरुण की बात करते हैं तो ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ये नौसेना, इनके नौसेनाओं के द्वारा किया जाता है। इसका मकसद यह है कि अगर कभी हिंद महासागर में कोई खतरा आए तो दोनों देश मिलकर लड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के किन देशों के साथ प्रमुख युद्धाभ्यास होता है। तो भारत कई देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है, जिसमें से प्रमुख है
त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य। ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। विनबैक्स भारत और वियतनाम के मध्य। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के मध्य। कोकर भारत और ब्रिटेन के मध्य। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स ये दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और फ्रांस के मध्य ये तीन याद रखिएगा, शक्ति, वरुण और गरुण। वही जापान और भारत के मध्य की हम बात करते हैं तो सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और साथ ही साथ जाइमेक्स। तो ये चार है, इस चार युद्धाभ्यास याद रखेंगे भारत और जापान के मध्य होता है। अब हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के मध्य ये तीन प्रमुख युद्धाभ्यास है, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और टाइगर क्लॉ। अगला भारत और रूस के मध्य इंदिरा मालाबार युद्धाभ्यास भारत और गुआम के मध्य। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य। और काजिंद युद्धाभ्यास की हम बात करते हैं तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। तो इस तरह से कुल प्रमुख युद्धाभ्यास है जो भारत निम्नलिखित देशों के मध्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा 8 अप्रैल 2026 को जारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा 8 अप्रैल 2026 को एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स जारी किया गया है और इसके अनुसार महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर है। ठीक, याद रखेंगे महाराष्ट्र के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सबसे अच्छे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार मिल रहे हैं। यहां बिचौलियों का रोल कम करने की कोशिश की गई है। नीति आयोग की बात करते हैं तो देखिए नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। ठीक, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आते हैं। इसका वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, वही उपाध्यक्ष सुबन बेरी है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये निधि छिब्बर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो ने आज अपने किस मिशन के डेटा के आधार पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ का नया नक्शा जारी किया है? तो पानी के बर्फ का नया नक्शा जारी किया है चंद्रयान 3 मिशन के तहत। देखिए चंद्रयान 3 का नया मैप इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के डेटा का इस्तेमाल करके यह पता लगाया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी के नीचे बर्फ कहां कहां छिपी है। यह जानकारी भविष्य में चांद पर इंसानों के बसने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बर्फ से ही पानी और ऑक्सीजन मिल सकता है। इसरो की हम बात करते हैं तो देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन है। संस्थापक विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष भी हैं। इसरो को पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। ठीक, और इस समिति की स्थापना की बात करते हैं तो 1962 में होता है। 1969 यानी कि 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ओपन एआई का नया वीडियो जनरेटर टूल कौन सा है जिसने फिल्म जगत में क्रांति ला दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरा। सोरा जैसे आप चैट जीपीटी से टेक्स्ट लिखवाते हैं, ये टेट हो गया है, ठीक है, टेक्स्ट लिखवाते हैं, वैसे ही सोरा एक ऐसी मशीन है जिसे आप कहेंगे एक शेर जंगल में दौड़ रहा है और वह उसका असली जैसा दिखने वाला वीडियो बना देगा। इससे फिल्म और विज्ञापन की दुनिया में पूरी तरह से आग लग गई है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? एक्सरसाइज साइक्लोन भारत और मिस्र के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 9 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक आयोजन होना है। ठीक, तो भारत और मिस्र के मध्य है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों और विशेष बलों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। यह अभ्यास प्रतिवर्ष भारत और मिस्र में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत ने हाल ही में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की अपनी योजना वापस ले ली है। यह शिखर सम्मेलन किस संगठन से जुड़ा है? तो देखिए इसका है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के तहत COP33 जो कि 2028 में इसका होना था, भारत को मेजबानी मिल रहा था लेकिन भारत इससे हट गया है। ठीक,
COP33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव इससे पहले 2023 में COP28 दुबई में नरेंद्र मोदी ने रखा था। भारत ने UNFCCC के एशिया प्रशांत समूह को अपने इस फैसले की जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारत की चुनाव प्रणाली और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। इससे पहले 23 देशों के 43 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ठीक है, इस पहल के पहला चरण की हम बात करते हैं तो असम, केरल, पुडुचेरी में होने वाले चुनाव शामिल है। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल है। आपको बता देता हूं कि इन्हीं 5 राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने वाला है, जहां असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव कंप्लीट हो चुका है और 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, जहां पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का विषय था इस बार मेरा भारत मेरा वोट। इसका मुख्यालय है निर्वाचन आयोग का नई दिल्ली है और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों के बाद संसद में किस सदन के सदस्य के रूप में लौटे हैं? तो नीतीश कुमार की हम बात करते हैं तो ये पहले राज्य के विधानसभा परिषद के सदस्य थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। तो इन्होंने अपने राज्य के विधानसभा परिषद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि राज्यसभा के लिए पहले ही नॉमिनेट हो चुके थे और अब ये शपथ भी ले लिए हैं। ठीक, तो याद रखेंगे राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इसे उस सदन या राज्यों का परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना प्रथम राज्य परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कुल सदस्य संख्या की बात करते हैं तो 245 वर्तमान में है, अधिकतम 250 हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। निर्वाचित सदस्य 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो 245 कुल सदस्य है, जिसमें से राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य चुना जाता है, बाकी राज्यों के विधानसभा के द्वारा। सदस्य की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे अधिक सीट की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा में है, सर्वाधिक 31 सदस्य यहां से आते हैं। नामकरण की हम बात करते हैं तो 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। तो दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।